नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो हाँ, तो प्यारे दोस्तों, हम लेकर चल रहे थे कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 को, यानी कि रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को लेकर चल रहे थे। तो आज हम उसके नेक्स्ट जो सवाल थे जो रह गए थे हमारे लास्ट वीडियो में, तो उन पर आते हैं। तो कुछ सवाल हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, तो उससे आगे के सवाल हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर प्राप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है, यानी कि एंड होता है। ये होता है या नहीं होता है, ये देखना है। ठीक है भाई, तो नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6n अंक के लिए 6n अंक किस पर समाप्त होता है भाई? शून्य पर समाप्त होता है, इसका शून्य पर एंड होता है। तो वो कौन कौन सा क्रम हो सकता है? तो वो क्रम हो सकता है भाई, क्रम हो सकता है जैसा कि 10 भी हो सकता है, 100 के लिए भी हो सकता है, 1000 के लिए भी हो सकता है, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि 5 × 2 कितना होता है? 10 होता है। 5 × 6 बराबर क्या होता है? 30 होता है। या 5 × 4 बराबर कितना होता है? 20 होता है। तो इसमें शून्य हो रहा है, लास्ट पर शून्य है भाई, तो ये शून्य पर समाप्त हो सकते हैं। तो लेकिन ये 6n है, तो 6n को यदि अभाज्य गुणनखंड के यानी कि फैक्टर के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 की पावर n, 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। तो अब देखते हैं हम इस सवाल को। तो यहां तक समझ आया कि शून्य वेक्टर किसके लिए, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल भी करा था इससे पहले। तो देखते हैं कि कैसे करना है सवाल। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हमें 6n का अभाज्य गुणनखंड के रूप में टुकड़े करने हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इधर हम, तो लिख दो 6n का अभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार लिख सकते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड को? 2 × 3 की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कि 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो अब बात आती है कि शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है। तो शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार लिख सकते हैं? तो इधर लिखते हैं हम कि शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि अभी बताया था कि 5 × 2 करते हैं तो ये आता है हमारा 10। ठीक है भाई, इसी प्रकार 5 × 4 करते हैं। 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड चलता है। इसी प्रकार मैंने बोला 5 × 6, तो 5 × 6 में भी 6 क्या है? समभाज्य संख्या है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के लिए बोला है, तो अभाज्य संख्या ये नहीं है, तो इसका क्रम ये होगा, ओनली 2 होगा। 5 × 2 होगा, तो ये 10 आ सकता है जब आएगा लास्ट का पद शून्य। लेकिन इसमें तो ये बोल रहा है कि 6 आना चाहिए इसके, किसमें? अभाज्य गुणनखंड में, उसके फैक्टरों में क्या आना चाहिए भाई? 6 आना चाहिए, जब जाके नहीं लास्ट का जो पद होगा वो क्या होगा? शून्य पर समाप्त होगा। तो ऐसा नहीं है, तो ये है 5 × 2 का n, तो ये हो जाएगा शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होता है? ये होता है 2 × 5 की पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। किस रूप का होता है? कि शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 5 की पावर n के रूप का होता है। ये यहां तक क्लियर? तो अब बात आती है कि मेन जो इसका क्रम है गुणनखंड का, वो क्या है भाई? मेन जो है 6n का जो क्रम है गुणनखंड का, वह फैक्टर है, वो क्या है? ओनली 2 × 3 की पावर n है, तो यही तो है। तो इसीलिए अतः जो ये 6n का अभाज्य गुणनखंड हो, यानी कि 6n है, 6n अंक शून्य पर समाप्त क्या भाई? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके लिए शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 का क्रम होता है, ना कि 6 का क्रम होता है। ठीक भाई, तो लिख देंगे अतः 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है, नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका आंसर।
तो ये 6n के लिए ही था, ये 6n के लिए। यहां तक क्लियर हुआ? तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बस लॉजिक था कि 6n का भाज्य गुणनखंड 2 into 3 कर लिया, फिर शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का भाज्य गुणनखंड जैसा कि मैंने 5n, तो उस एग्जांपल में पावर थी किसकी भाई? 5 की पावर n थी, तो उसमें 2 into 5 का आ गया, इसीलिए 5n किस पर समाप्त हुआ? शून्य पर समाप्त हुआ, ना कि इसमें 6n है। तो इसमें 6n है तो 6n इधर हमारे अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो इसीलिए ये किस पर नहीं है? अंक 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देख लो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? तो देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 30 plus 30 यानी कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्या क्यों है? यानी कि इनका मतलब बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, रीजन बताना है कि क्यों है, कारण क्या है कि ये भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले बात आती है भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लासों में बताया था कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो भाई? विभाजित हो, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, जिसका शेषफल क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जो स्वयं संख्या यानी कि खुद और दूसरी संख्या से भी क्या हो? भागित हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है भाई? तो इधर आपको पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने आपको भाज्य संख्याओं से परिभाषित करा दिया है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं संख्या और किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो भाई? विभाजित हो, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसा कि संख्या ले ली मैंने 4, ये 1 से भी विभाजित हो रही है, ये 4 से भी विभाजित हो रही है और ये 2 से भी विभाजित हो रही है। तो 2 दूनी 4, तो 4 4 करते हैं तो शेषफल क्या आता है? शून्य। तो शेषफल क्या आ जाता है भाई? इसका शून्य आ जाता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है भाई? भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले बात आती है इसमें से, और इसको अलग अलग लेकर भाज्य संख्या क्यों है तो ये दर्शाना है। तो इस तरह आप ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहले नोट में ऐसे लिख सकते हो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इधर लिख देना नोट, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है भाई? जैसा कि, और इसका शेषफल क्या आता है? शेषफल बराबर शून्य। एग्जाम्पल तौर पे देखें तो 4 6 8 10। ठीक है भाई? ये क्या है? भाज्य संख्या है 9। ठीक है भाई? 9 10 और चूंकि कर सकते हो आप 9 और 10। ठीक है भाई? तो ये क्या है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो मैंने आपको परिभाषा भी लिख के बता दी। तो अब बात आती है इनकी क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले इसकी बात देखते हैं कि 7 इंटू, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसकी बात आती है। तो इसको कैसे करेंगे हल? तो ये देखना है कि सबसे पहले भाज्य संख्या की मैंने परिभाषा लिखी, उसको आपको बेसिक बताया कि क्या होती है भाज्य संख्या। तो ये बताना है इसमें कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 को क्या ले लूंगा मैं भाई? कॉमन। तो 13 को मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, बिग कोष्ठक बना लिया। छोटे में क्या रह गया? 7 इंटू 11 प्लस इसमें क्या रह गया? 1 रह गया। ये हो गया यहां तक क्लियर? ठीक है भाई? इसी प्रकार मैंने इसको 13 को किस में कर लिया? गुणन में कर लिया। तो 13 को गुणन में कर लिया तो ये हो गया हमारा 7 गुणा 11 प्लस 1। ठीक है भाई?
तो ये बताना कि जो ये 13 के गुणज है इस संख्या में, उपरोक्त दी गई संख्या में, वो संख्या 13 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है भाई? 13 से विभाज्य है नहीं है? 13 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है? इसमें 13 का भाग जा सकता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि उपरोक्त संख्याओं में, उपरोक्त संख्या यानी कि उपरोक्त संख्या, इसका ये मतलब उपरोक्त संख्या में वो 13 से भागित है, भागित है। तो 13 से भागित जा रहा है, भाग जा रहा है, इसमें 13 का भाग जा रहा है भाई। तो 13 का भाग जा रहा है, तो इसलिए ये 13 क्या है? भाज्य संख्या है। तो 13 क्या होगी भाई? भाज्य संख्या होगी। तो ये लिख सकते हो, दी गई संख्या 13 से विभाज्य है, तो 13 से भाज्य है, 13 का, या फिर 13 का गुणज है, ऐसे लिख सकते हो। वो 13 का गुणज है, 13 का गुणज है, गुणज है। तो इसलिए वो संख्या 13 से विभाज्य है और दूसरी संख्या से विभाज्य है। तो अतः उपरोक्त में यानी कि दी गई संख्या क्या है? ये वाली संख्या ही तो है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाई? तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी भाई? अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगी भाई? भाज्य संख्या है। तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम इस वाली संख्या को ले सकते हैं। तो यह आपको समझ आ गया है कि भाज्य संख्या क्या होती है, कि ऐसी संख्या जो एक और केवल स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो भाई? विभाजित हो या फिर भागित हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य वो भाज्य कहलाती है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का शेषफल क्या होता है? शून्य होता है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसको देखते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें भी ये बताना कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो 5 को क्या ले लूंगा मैं? उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लूंगा। तो कॉमन लूंगा तो 5 को क्या आ जाएगा? 5 तो बाहर आ जाएगा, इसमें रह जाएगा, बड़ा कोष्टक बनाया, और इसमें रह गया 7 × 6 × 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 की जगह 1 हो जाएगा भाई। 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 1, ये हो गया। इसी प्रकार इसको 5 को भी किस में ले सकता हूँ? गुणन में ले सकता हूँ। तो 5 को भी किस में ले लिया मैंने भाई? गुणन में ले लिया। तो 5 को मैंने गुणन में लूंगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1। तो प्लस में ये क्या है भाई? प्लस में 1 हो गया। तो ये गुणन में है, तो यही बात लिख देनी है। उपरोक्त संख्या में वो 5 का गुणज है, वो संख्या 5 से विभाज्य है, तथा दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो ये लिख देना है। तो इधर लिख दो, चूंकि उपरोक्त संख्या में वो 5 का गुणज है। 5 का क्या है भाई? गुणज है। 5 का गुणज है, इसलिए वो संख्या 5 से विभाज्य है। तो वो संख्या 5 से विभाज्य है। वो संख्या कौन सी भाई? ये वाली संख्या। तो वो संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है भाई। तो अतः दी गई संख्या कैसी है भाई? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो अतः दी गई संख्या कैसी हो जाएगी भाई? भाज्य संख्या है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था कि भाज्य संख्या क्यों है, तो ये बताना था। तो सबसे पहले ये किया, तो ये वाला भी हमने ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया, तो दोनों को भाज्य संख्या सिद्ध कर दिया। तो ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ, यानी कि सिद्ध कराया कि क्यों है। तो क्यों का कारण बता दिया, कारण क्या है, तो ये वजह से ये भाज्य संख्या है। तो देख लो इसको भी, क्वेश्चन को। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे बेसिक है बस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको हिंदी से तो थ्योरिकल तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इजी है।
तो थ्योरी देख के आप ना डरिए, तो थ्योरी को पढ़िए, एक बार थ्योरी को समझे, फिर थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे होएगा। ठीक है भाई। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी कि कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक क्या है भाई, वृत्ताकार पथ है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का कोई चक्कर लगाने में अब दो कैंडिडेट हैं, तो एक कैंडिडेट है, यानी कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो एक का नाम तो सोनिया है, जो एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है भाई, 18 मिनट लेती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि कितना समय लेता है भाई, 12 मिनट लेता है। रवि कितना लेता है, 12 मिनट लेता है। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये बताया है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है दो लड़कों, यानी कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में। तो ये बोल रहा है कि एक मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो उसमें चक्कर लगाना है। तो सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। और चक्कर भी कैसे लगाते हैं कि दोनों का जो एक ही स्थान होना चाहिए और एक ही समय पर वो क्या होना चाहिए भाई, चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो कितने समय बाद जहां से वो स्टार्ट करा चलना, उन्होंने यानी कि चक्कर लगाना स्टार्ट करा, तो उसी समय पर वो उसी जगह पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, यानी कि कितने टाइम बाद वो इस पर मिलेंगे। तो ये देखना है। ठीक है भाई। तो ये करना है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम, बड़ा है सवाल, इसको देख के डरना नहीं चाहिए, बस ऐसे सवालों में हम जो जो संख्या है, यानी कि 18 मिनट है, 12 मिनट है, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम जो आया वही इसका क्या हो जाएगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि इतने समय बाद पूरे प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है भाई। तो ऐसे सवालों को हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 18 और 12 का क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका आंसर करते हैं, बहुत सरल सवाल है। तो सबसे पहले 18 का गुणनखंड क्या होता है भाई, ये बताना। 18 का गुणनखंड होता है हमारा, इधर देख लो आप, इधर कर देता हूं आपके सामने। 18 को यदि 2 से विभाजित करते हो तो 9 आता है, 9 को 3 से करते हो 3 आता है, तो 3 को 3 से करते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको भाई। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। इसी प्रकार 12 का गुणनखंड क्या है, 12 का गुणनखंड ले लो भाई, तो 12 का भी निकाल लो। तो 12 में 2 का भाग दिया 6 आ गया, 2 का दिया फिर ये आ गया 3 आ गया, तो 3 में जा रहा है भाई। ठीक है भाई। तो इसका भी गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका भी हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है भाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो गया। अब इसका मैंने बोला आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम किस किस का भाई, 12 और 18 का, यानी कि 18 और 12 का, ऐसे लिख सकते हो आप, चाहे 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकलता है, कि एलसीएम वो होता है कि प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड संख्या होती है, अभाज्य जो इनका गुणनखंड होता है, उनमें से मैक्सिमम घात वाली संख्या को लेते हैं, वही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो मैक्सिमम घात वाली संख्या इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ज्यादा है या 3 की पावर 2 ज्यादा है, 3 की पावर 2 ज्यादा है, तो 3 की पावर क्या ले लेंगे भाई, 2 ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 स्क्वायर प्लस इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है भाई, 4 होता है, और 3 की पावर 2 कितना होता है भाई, 9 होता है। तो ये बराबर में कितना जाएगा, 36 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा 36 मिनट। तो ये आ जाएगा, अतः 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इधर लिख दो आप, इधर आप लिख सकते हो, अतः 36 मिनट बाद
36 मिनट बाद वह दोनों अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका आंसर। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे वो? 36 मिनट बाद। तो 36 मिनट बाद मिलेंगे, तो ये लिख दिया LCM, 18 और 12 का LCM। तो कितना मिनट आ गया? 36 मिनट। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही सरल सवाल था, लेकिन हिंदी इसकी बड़ी थी, तो देख लो। तो हाँ, तो हम अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे परमीयकरण का, यानी कि पूर्ण भ्रमण। ठीक है भाई, तो उसमें देखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।